हेलो हेलो। हेलो। चलो, मतलब ये स्क्रीन और ऑडियो दोनों विजिबल है ना बेटा? मतलब विजिबल और ऑडिबल दोनों है? ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज बताइए बेटा, आप कि मतलब आप नीट के हैं या जेई के हैं? मतलब मैथ्स या बायो? मैथ्स के हो ना, ठीक है, चलो। तो आपको बेसिक जो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या ये सारी मैथ्स तो आती होगी, आई होप। थोड़ा बहुत 11th में तो पढ़ा ही होगा आपने। आती है। हाँ, ठीक है, गुड बेटा। किस स्कूल में पढ़ते हो आप बनारस में? सनबीम अकेडमी सामने घाट। अच्छा, सामने घाट में, ओके, ठीक है। चलो, तो देखो, इसमें जो सबसे पहले हम 12th का टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है ना, वो है इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा पहले हम इलेक्ट्रोस्टैट्स या फिर जो आगे के टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, उसका इंट्रोडक्शन की बात कर लें हम। तो देखो, जो हमें यहाँ पर पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है ना, तो इसमें जो 12th का है, मैक्सिमम समझ लो कि 60% सिलेबस यही है। क्या क्या? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसके बाद है आपका मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना? यही मिलके तुम्हारा 12th का लगभग 60-70% सिलेबस है बेटा। अब उसमें जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसके बाद पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म, उसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बात यह है कि तीनों में है क्या चीज। तो ये जो तीनों चीजें हैं बेटा, ठीक है ना, इन तीनों में ही हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज। अब बेसिकली चार्ज क्या है, अभी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन तीनों में ही जो हम पढ़ते हैं वो क्या चीज है? स्टडी ऑफ चार्ज। तो स्टडी ऑफ चार्ज और तीन टॉपिक्स। तो फिर बात ये आती है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम जब पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है ना, तो उसमें हम पढ़ते हैं व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट और मूविंग विद with negligible speed, moving with negligible speed। क्लियर है? ऐसे ही जब मैग्नेटिज्म की बात हम करते हैं, तो मैग्नेटिज्म में हम कब पढ़ेंगे? when charge is moving with constant velocity, is moving with constant velocity। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ेंगे when charge is accelerated, when charge is accelerated। तो समझ में आया कि इलेक्ट्रोस्टैट्स हम कब पढ़ते हैं? when charge is at rest और moving with negligible speed। मैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे जब हम चार्ज को किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा दें। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना है कि इज एट रेस्ट और मूविंग विद नेग्लिजिबल स्पीड। ऐसे ही मैग्नेटिज्म के लिए मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए चार्ज इज एक्सिलरेटेड। तो इसमें भी सबसे, हाँ,
इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैट्स, फिर मैग्नेटिज्म, और एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, मतलब समझ सकते हो कि 1 घंटे या 1.5 घंटे का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है और आप इसको पढ़ोगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। तो थोड़ा सा बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए हमें पढ़ना है, और ये सब, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म, ये दोनों हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक, अब इन तीनों चीज में तुमने एक कॉमन चीज देखी होगी, तीनों टॉपिक्स में एक कॉमन चीज है, वो क्या है? चार्ज। चार्ज। हाँ, वो क्या चीज है? चार्ज। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि चार्ज क्या चीज है। ठीक, तो चलो अब चार्ज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। देखो, चार्ज के बारे में बात करने के लिए हमें जानना होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब आपको थोड़ा बहुत जानकारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में है, हालांकि इसी क्लास 12th में मॉडर्न फिजिक्स में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बट स्टिल आपको इतनी बात पता होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस पूरे यूनिवर्स में किस चीज से बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। एटम का स्ट्रक्चर, हाँ, एटम का स्ट्रक्चर क्या है कि देखो, ये जैसे मान लो कि न्यूक्लियस। ठीक, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन है, और क्या है उसके अंदर? प्रोटॉन। प्रोटॉन है। और हाँ, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे। इलेक्ट्रॉन। हाँ, अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपने केमिस्ट्री में शायद डिटेल में पढ़ा होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से सारी चीजें पता पढ़ी होंगी। खैर, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये नहीं है कि क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किस ऑर्बिट में। यहाँ हमारा जो पढ़ने का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये चीज आपको पता होगी। और एक है न्यूट्रॉन। तो देखो, इलेक्ट्रॉन को आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? हेलो? हाँ। हाँ। हाँ, और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। हाँ, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल न्यूट्रल। होता है। हाँ, वो क्या है बेटा? न्यूट्रल। अब कई बार बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि भाई, बोल तो दिया गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज, बट ये चार्ज है क्या? ठीक है ना, कि भाई ऐसी क्या चीज है जिसको कि हम बोल देते हैं चार्ज। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही सिंपल आप समझ सकते हो। जैसे आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं मास। जैसे आपने पूरा जब मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो उसमें हर जगह एक चीज देखी होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? मास। तो मास हाँ। क्या हाँ, मास क्या चीज है? देखो, मास कोई ह्यूमन मेड चीज नहीं है। ये यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है? वेट आता है, और उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। यानी कि मास क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। ऑब्जेक्ट ऑब्लिक पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स। ठीक है ना, तो सेम इसी की एनालॉजी अगर हम करें, कंपैरिजन करें, तो ऐसे ही क्या होती है? चार्ज। तो चार्ज को भी हम क्या कह सकते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है ना, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ड्यू टू विच दे shows इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक ऑब्लिक मैग्नेटिक इफेक्ट। ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है ना, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। ठीक है ना, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के लिए मास, वैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए क्या हो गया? चार्ज। ये चार्ज कोई मैन मेड चीज नहीं है, हाँ, ये यूनिवर्स में ऑटोमेटिक आ गया। अब दूसरी चीज फिर दिमाग में आती है कि भाई ठीक है, ये यूनिवर्स में आ तो गया। अब कई बार बच्चे पूछते हैं
कि ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन, कि ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं और ऐसा क्यों है कि प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, ऐसा क्यों? तो अब समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों। देखो, हमने चार्ज को आपको समझाया किस चीज से कंपेयर करके, मास से, कि ये यूनिवर्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ऐसे ही जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बेसिक प्रॉपर्टी। लेकिन मास में अगर आप कोई भी दो रैंडम ऑब्जेक्ट चूज कर लो, आपको ये लगेगा कि हाँ भाई दोनों का जो मास का प्रॉपर्टी है वो सेम है, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की प्रॉपर्टी है और प्रोटॉन के चार्ज की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो कहा गया कि बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन को देखो ई माइनस एंड प्रोटॉन को ई प्लस ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है ना। प्लस हाँ, आर डिफरेंट या अपोजिट कह लो, आर अपोजिट टू ईच अदर। ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की प्रॉपर्टी और प्रोटॉन के चार्ज की प्रॉपर्टी दोनों क्या थी, अपोजिट टू ईच अदर थी, ठीक। तो जब ये अपोजिट टू ईच अदर आई, तो यानी जाहिर सी बात थी, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि जब ये अपोजिट है तो हमें इनके चार्ज को कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपोजिट दिखे। तो अपोजिट दिखाने के लिए ही एक को बोला गया पॉजिटिव और दूसरे को बोला गया निगेटिव। तो यानी पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस में है और प्रोटॉन का चार्ज प्लस में, नहीं। याद रखना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो माइनस प्लस नहीं है। डिफरेंस दिखाने के लिए एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव बोला गया, पहली चीज। दूसरी चीज कि इलेक्ट्रॉन को ही निगेटिव और प्रोटॉन को ही पॉजिटिव क्यों कहा गया, ठीक। तो इसके पीछे मतलब नो टेक्निकल रीजन, इसके पीछे कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, मैं बता दूं बेटा, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव और प्रोटॉन को पॉजिटिव क्यों कहा गया। शुरुआत में साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोल दो, प्रोटॉन को पॉजिटिव, तो हो गया कि भाई ठीक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव। यही अगर शुरुआत में ये डिसाइड कर दिया गया होता कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और प्रोटॉन नेगेटिव, तो शायद आज हम भी इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव और प्रोटॉन को नेगेटिव मानते। तो याद रखना कि नेगेटिव और पॉजिटिव कहने के पीछे कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, जिसको लेके बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहली चीज कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को नेगेटिव पॉजिटिव क्यों कहा गया, क्योंकि दोनों की जो प्रॉपर्टीज थी, चार्ज प्रॉपर्टीज, वो अपोजिट टू ईच अदर थी। तो मैथमेटिक्स में प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस होता है, इसलिए एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव कहा गया। दूसरी चीज कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव और प्रोटॉन को पॉजिटिव क्यों कहा गया, तो इसके पीछे कोई भी टेक्निकल रीजन नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। सिंपल सा रीजन है कि साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोल दिया, प्रोटॉन को पॉजिटिव बोल दिया, ठीक। अगर उस समय इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव और प्रोटॉन को नेगेटिव बोला गया होता तो आज शायद हम भी वही चीज फॉलो करते और जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे उलट जाते। बोलो बात ठीक। तो ये तो रही बात चार्ज, हाँ, तो ये तो रही बात चार्ज की। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो बेटा, अब बार बार जैसे इलेक्ट्रॉन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ई माइनस, और प्रोटॉन की जगह ई प्लस, बोलो ठीक। प्लस हाँ बेटा। अच्छा, तो अब देखो जरा, जैसे मास होता है, जैसे मैंने क्या बोला कि मास क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो जब मास बेसिक प्रॉपर्टी है तो ऐसे ही चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी,
तो मास को हम क्या कहते हैं? अगर कोई बहुत ही लाइट वेट ऑब्जेक्ट है तो हम ग्राम में बोलते हैं, अगर कोई बहुत हैवी वेट ऑब्जेक्ट है तो किलोग्राम में। बट जो मास की एसआई यूनिट है वो क्या है आपकी? किलोग्राम। यानी कुछ वैल्यू होती है। किलोग्राम। हाँ, कुछ वैल्यू होती है बेटा। तो ऐसे ही चार्ज की भी कुछ वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ वैल्यू, ठीक। तो ये जो वैल्यू है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी मैं यूनिट की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। और प्रोटॉन के लिए ये क्या है? तो प्रोटॉन के लिए ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है? सेम फॉर बोथ। सेम है। हाँ बेटा, सेम फॉर बोथ, ठीक है ना। बट जैसा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, तो लिखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को क्या दिखा देते हैं? माइनस, और प्रोटॉन को क्या दिखा देते हैं? प्लस। ये माइनस प्लस सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि पता चले कि ये चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन का। और ये मैग्नीट्यूड किसका है? प्रोटॉन का। याद रखना हाँ, कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन ओनली रेफर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, ओनली रेफर्स फॉर टू शो, ओनली रेफर्स टू शो दैट द चार्ज बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। याद रखना बेटा कि यहाँ पे जो माइनस प्लस दिखाया गया है, ये माइनस और ये प्लस, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये पर्टिकुलर चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन का और ये प्रोटॉन का, ठीक है ना। याद रखना, मैं लिख भी दे रहा हूं कि इट डज नॉट मीन्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज of electron is negative, mathematical, or the magnitude of charge of proton is positive, mathematical। ये मैथमेटिकल वर्ड का मतलब समझ रहे हो ना? ये नहीं समझ, ये लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन ये भी, मैग्नीट्यूड में जो है। हाँ, ये मत समझ लेना कि अच्छा इसका चार्ज जो है जीरो से कम निगेटिव में और इस प्रोटॉन का चार्ज जीरो से ज्यादा पॉजिटिव में, नहीं। याद रखना कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन ओनली रेफर्स टू शो दैट द चार्ज बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ, बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? हाँ क्लियर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा चार्ज की बात। तो अब जैसे हमने कहा कि सिंस चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज क्या है? चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो अब जब चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका जाहिर सी बात है कोई ना कोई यूनिट होगा, ठीक है, और कोई ना कोई क्या होगा? डायमेंशन। बोलो, बात समझ में आई क्या? इसका कोई ना कोई आ रहा यूनिट और कोई ना कोई डायमेंशन होगा, ठीक। तो अब यूनिट की बात करते हैं। तो देखो जैसे तुमने देखा होगा कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। बोलो, है क्या? न्यूटन। हाँ। लेकिन हाँ फोर्स की एक यूनिट ये भी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद है क्या? हाँ। हाँ। तो ऐसे ही देखो, चार यूनिट अगर हम बात करें चार्ज की, ठीक है ना, तो चार्ज को थोड़ा सा ध्यान से देखो। एक, हालांकि जो मैं बताने जा रहा हूँ तुम आगे डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा उसका एक ग्लिम्स दे दे रहा हूँ यहाँ पे। तुमने करंट के बारे में पढ़ा है क्या 9th 10th में? बोलो। हाँ। हाँ, तो देखो करंट को क्या बोलते थे, अगर तुम्हें याद हो, कि करंट इज
द फ्लो ऑफ चार्ज, कुछ ऐसा याद है, पर यूनिट टाइम, याद है? तो देखो यहाँ पे मैं क्लास 12th के हिसाब से यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि फ्लो ऑफ चार्ज यानी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी और आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ऐसे, ठीक है ना? अब ये मत सोचो कहाँ से आ गया, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तुमको अगर याद हो तो जब तुमने क्लास 11th में यूनिट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, याद है क्या? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ याद है तुम्हें? तो जो, हाँ याद है। हाँ याद है। तो याद रखना कि जो करंट है वो फंडामेंटल है। करंट कैसी क्वांटिटी है? मतलब वो फंडामेंटल। डिराइव नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है ना? तो करंट फंडामेंटल है यानी कि हमें चार्ज को करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम लिखें तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू डेल्टा टी। तो आई, हाँ, तो आई क्या है, करंट, तो करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, इंटू, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर तुम देखो ये डेरिवेशन अगर तुम्हें समझ में आया हो, बहुत ही सिंपल था। तो अगर ये बात तुम्हें समझ में आई तो यूनिट ऑफ चार्ज हम क्या कह सकते हैं, एम्पियर सेकंड। बोलो ठीक है क्या, क्या कह सकते हैं, हाँ एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड। हाँ, और इसी हिसाब से अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ करंट इनटू डायमेंशन ऑफ टाइम। तो करंट चूंकि फिजिकल क्वांटिटी है और वो भी फंडामेंटल, तो करंट का डायमेंशन होता है ए और टाइम का डायमेंशन होता है टी। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ चार्ज इज ए इंटू टी। तो डायमेंशन क्या लिख दिया जाएगा, ए टी। बोलो क्लियर है क्या? तो ये देखो एम्पियर सेकंड कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। लेकिन अब वही बात है कि जैसे साइंटिस्ट लोग जिस फील्ड में काम करते हैं तो उसी फील्ड का कोई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट उनके नाम पे दे दिया जाता है। तो चूंकि कुलॉम साहब थे, उन्होंने चार्ज वगैरह पे बहुत काम किया है, इसीलिए हम एक और क्वांटिटी बोल देते हैं क्या, कि यूनिट ऑफ चार्ज एम्पियर सेकंड, और साथ ही साथ और क्या बोल देते हैं, कूलॉम। बोलो क्लियर है क्या? तो ये कौन सी यूनिट है तुम्हारी, एसआई यूनिट। ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। बोलो ठीक। यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो तुम एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हो, कूलॉम भी बोल सकते हो। साथ ही साथ इन दोनों के बीच रिलेशन अगर देखो तो 1 एम्पियर सेकंड इज इक्वल टू 1 कूलॉम। समझ में आया क्या, 1 एम्पियर सेकंड इज इक्वल टू 1 कूलॉम, ठीक है ना? अब, हाँ, अब ध्यान से देखो, नोट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाली बात। देखो, 1 कूलॉम ऑफ चार्ज, 1 कूलॉम ऑफ चार्ज इज वेरी लार्ज। मतलब वेरी क्या कहना चाहिए मुझे, वेरी वेरी लार्ज बोलना चाहिए। 1 कूलॉम ऑफ चार्ज वेरी वेरी लार्ज। वेरी वेरी लार्ज कहने का मतलब क्या है कि तुम 1 कूलॉम का चार्ज तुम किसी एक कमरे में नहीं रख सकते हो। अगर कहीं किसी प्लेस पे 1 कूलॉम चार्ज आ जाए तो समझो कि वहां पे बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैट्स आ जाएगा। जैसे मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि जो बारिश के टाइम में ये जो बिजली गिरती है, कभी सुना हो, पेपर में पढ़ा हो, देखा हो कि बिजली गिर गई, ठीक है ना? तो जो बिजली गिरती है, पता है, वो जो बिजली उसमें से गिरती है ना, बादलों से नीचे आती है अर्थ पे, वो 1 कूलॉम या 2 कूलॉम के बराबर होती है। अब तुम उसी से अंदाज लगा लो कि वो 1 कूलॉम या 2 कूलॉम का चार्ज कितना बड़ा होता है। बात समझ में आई क्या? तो हाँ, तो इसीलिए हम थ्योरेटिकली भले कूलॉम बोल दें, बट प्रैक्टिकली माइक्रो कूलॉम इज यूज्ड। प्रैक्टिकली माइक्रो, अरे ये गलत लिख दिया, स्पेलिंग, माइक्रो कूलॉम इज यूज्ड। और ऐसा सिर्फ इसलिए कि 1 कूलॉम ऑफ चार्ज क्या है, बहुत बड़ा है। तो हम
1 कूलॉम चार्ज को ना यूज करके जनरली क्या यूज करेंगे, माइक्रो कूलॉम यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखें कितना बड़ा है, एग्जांपल देखो। चलो देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं, ध्यान से सुनना, कि व्हाट या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स दोनों हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और या प्रोटॉन आर इन 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन समझ में आया मेरा, कि 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन हो सकते हैं। प्रोटॉन होते हैं। हाँ बोलो, बात समझ में आई क्या? तो ऐसे समझो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। भाई देखो, 1 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, पावर -19 है कि नहीं? तो अगर मैं तुमसे पूछूं, तो मान लो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई इज इक्वल टू 1 कूलॉम। बोलो, बात समझ में आई क्या? देखो, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n मिलके कितना हो गए, 1 कूलॉम। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। समझ में आया क्या हुआ ये? हाँ। तो अब तुम खुद से देखो, ये चीज अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर है, ध्यान से देखो, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के बराबर है कि नहीं है। देखो, ये 19 जब ऊपर जाएगा तो 10 की ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो 10 टू द पावर 19, हाँ, और ये 1 अपॉन 1.6, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने बात की। तो तुम खुद ध्यान से देखो कि 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन, 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स या 10 टू द पावर 19 प्रोटॉन्स, जो कि बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत नहीं, क्या है, बहुत ज्यादा। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीछे वाले इसमें देखो, यहाँ पे जो बोला कि 1 कूलॉम ऑफ चार्ज इज वेरी लार्ज, सो प्रैक्टिकली माइक्रो कूलॉम इज यूज्ड। बोलो ठीक है क्या? ये अब थोड़ा सा और हम बात कर ले कि सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है ना? ये यूनिट डायमेंशन में शायद तुमने पढ़ा हो कि इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, ठीक है ना? तो सीजीएस यूनिट को बोलते हैं ई एस यू, ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजीएस यूनिट को ई एस यू। बोलो, बात ठीक है क्या? तो कई बार तुम्हें ये सीजीएस यूनिट में भी चार्ज को दिया जाता है ESU, ठीक है ना? अब ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट में दे रहा हूं एज अ, मतलब तुम्हें खुद से देखना है कि रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन कूलॉम एंड ESU। मेरी बात समझ में आई? जैसे मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि रिलेशन बिटवीन किलोग्राम एंड ग्राम, तो क्या बोलते हो कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है कि नहीं? तो ऐसे ही मैंने तुमसे क्या बोला कि तुम्हें, हाँ, ये तुम्हें होमवर्क है कि रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके बीच, हाँ, कूलॉम का कूलॉम सीजीएस और, यूनिट। हाँ, मतलब कि तुम्हें एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच का रिलेशन पता करने को मैंने बोला है। बोलो ठीक है क्या? हाँ, चलो, तो अब ये हमने थोड़ी बहुत बातें कर ली किसकी, चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या है और कैसे, ये सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज तुमको मैं बता दूं कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है और प्रोटॉन नेगेटिव है, ये साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तुमने नाम सुना होगा अक्सर इसके बारे में, ठीक है ना? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये जो साइन असाइन किया था पॉजिटिव नेगेटिव का, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने असाइन किया था। तो जैसा मैंने बोला कि फ्रैंकलिन ने कह दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव, तो मान लिया गया और सारी चीजें उस पर हो गई। हो सकता है अगर उस समय उन्होंने बोला होता कि प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो शायद आज वो फॉलो किया गया होता, ठीक है? तो ये ऐसे नॉलेज के लिए मैंने तुम्हें बता दिया।
अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करेंगे। बोलो ठीक है, इसकी बात करेंगे अब हम, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दूंगा तुम्हें, बाकी मैं तुम्हें लेक्चर नोट्स, ठीक है ना, मतलब एक नोट्स टाइप का है, तो वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, हाँ तुम वहां से अपना पढ़ सकते हो, और चाहो तो कॉपी पे लिख लिख के अपने हिसाब से नोट्स ही बना लेते हो। मैं यहाँ पे केवल तुम्हें थोड़ा थोड़ा मतलब हिंट करते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, और नोट्स डिटेल जो एक्सप्लेनेशन। हाँ ठीक है ना, तो वो तुम अपना मैं नोट्स भेज दूंगा, वहां से देख लेना, अच्छे नोट्स हैं काफी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, कहने का मतलब क्या है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, कि जैसे मान लो हमने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट, अब कोई भी शेप हो सकता है, मैंने रैंडमली इस तरह से स्फेरिकल शेप बना दिया, और मान लो कि ये एक दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है। अभी मान लो कि दोनों क्या है, न्यूट्रल, दोनों ही क्या है, इनिशियली न्यूट्रल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने कहा इनिशियली न्यूट्रल बोथ, अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों इनिशियली न्यूट्रल हैं, तो बताओ क्या दोनों पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं कि नहीं है, मतलब दोनों पे नहीं चार्ज है कि नहीं है दोनों में, अगर दोनों इनिशियली न्यूट्रल हैं तो हाँ, है। तब तो होगा ही, अगर चार्ज होगा तब ना न्यूट्रल होगा। हाँ देखो कैसे, जब भी ये कहा जाए, देखो ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को कई बार, जब भी ये कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब बच्चों को तुरंत समझ में आता है, कहते हैं कि ठीक है तब तो वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन यहाँ भी प्रोटॉन, क्योंकि पूरा यूनिवर्स ही एटम से बना है, और अगर एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या है, न्यूट्रल का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल, ये है न्यूट्रल होने का मतलब। क्यों? क्योंकि भाई जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है, और दोनों मिलके एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। लेकिन इसका न्यूट्रल। हाँ न्यूट्रल कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, न्यूट्रल कर दे रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है एटम से बना है, और एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। बोलो क्लियर है क्या? है। तो हमने हाँ कहा कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू, दोनों इनिशियली न्यूट्रल। अब अगर मान लो मैं इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दूं, देखो मैंने इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां ट्रांसफर किया है, ऑब्जेक्ट वन से ऑब्जेक्ट टू में ट्रांसफर किया है। बोलो ठीक। तो जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जेक्ट वन से टू में ट्रांसफर किया, तो अब खुद से सोच के बताओ कि आफ्टर ट्रांसफर आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू टू, क्या दोनों पे चार्ज आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो किस पे कौन सा चार्ज आएगा, सोच के बताओ। देखो मैंने क्या कहा कि चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर किया, ध्यान से देखो इसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया कहां से कहां, ऑब्जेक्ट वन से ऑब्जेक्ट टू पे। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू टू, ठीक है ना, फाइंड चार्जेस ऑन ऑब्जेक्ट वन एंड टू। बताओ किस पे कौन सा चार्ज है, आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो किस पे क्या आएगा, खुद से सोच के बताओ। डबल हो जाएगा ना दोनों पे। नहीं डबल नहीं होगा बेटा, अब ध्यान से देखो भाई, जैसे मान लो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट वन है, समझते हैं बेटा, ये ऑब्जेक्ट वन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है और यहाँ पे प्रोटॉन भी है, और चूंकि हमने कहा था कि ये क्या है, न्यूट्रल, इनिशियली क्या था ये,
न्यूट्रल था। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो अगर n इलेक्ट्रॉन थे तो प्रोटॉन कितना था, n, है कि नहीं? N हाँ, मतलब दोनों सेम, देखो दोनों ही क्या है बेटा, सेम, क्योंकि न्यूट्रल होना है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट टू भी क्या है, मान लो ये ऑब्जेक्ट टू है, ऐसे ये हो गया वन, ये हो गया टू। तो इसमें भी मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी प्रोटॉन है, और चूंकि ये भी न्यूट्रल है इनिशियली, ये भी इनिशियली क्या है, न्यूट्रल, तो यहां भी अगर m इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन कितने होंगे, m होंगे। ये बात समझ में आई? तो दोनों ही क्या है, न्यूट्रल है भाई। लेकिन अब हमने क्या कहा कि यहां से इसमें ट्रांसफर किया गया इलेक्ट्रॉन को, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया। मान लो मैं कह रहा हूं कि x इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया, मान लो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए, x। तो अब खुद सोचो कि आफ्टर ट्रांसफर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट वन पे, यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, n माइनस एक्स होंगे कि नहीं होंगे, जरा सोचो। और यहां पे प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, n। और यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, m प्लस एक्स। हाँ, यहाँ जुड़ जाएगा ना बेटा, देखो m इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था और ट्रांसफर करके कितना दे दिया, x। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, हाँ m प्लस एक्स इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, m प्रोटॉन। बोलो है कि नहीं? अब तुम खुद से सोचो, यहाँ पे देखो n है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना, n माइनस एक्स, तो कुछ कम हो गया कि नहीं हो गया? तो तुम खुद से लॉजिकली सोच के बताओ कि इस पे कौन सा चार्ज आ जाना चाहिए, इस पे किस चार्ज का कौन सा चार्ज ज्यादा हो जाएगा, डोमिनेट करेगा? अरे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का डोमिनेट करेगा। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कि जो ऑब्जेक्ट वन है हमारा, आफ्टर ट्रांसफर, ये कब की सिचुएशन है, after आफ्टर, transfer of हाँ electron x ट्रांस, electron हाँ आफ्टर ट्रांसफर, ये सिचुएशन। तो यानी ऑब्जेक्ट वन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही सोचो ऑब्जेक्ट टू पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, खुद से दिमाग लगाओ, सोचो ऑब्जेक्ट टू पे क्या आ जाएगा। तो सोचो यहाँ पे m प्रोटॉन है और m negative प्लस charge x plus इलेक्ट्रॉन है। 55 हाँ, तो यहाँ पे ज्यादा कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? तो खुद से देखो, तो यहाँ पे electron इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो कौन सा चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे है charge पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। बोलो बात समझ में आई क्या? तो ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पे किस पे क्या चार्ज आएगा और प्रोटॉन। ऐसे ही मान लो अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं कि अगर मान लो 1 से 2 मैंने प्रोटॉन ट्रांसफर किया होता तो क्या आता। मान लो मैं ऐसे पूछूं कि अगर 1 से 2 प्रोटॉन को ट्रांसफर कर दिया होता तो बताओ किस पे क्या चार्ज आ जाता। अब इस पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव आता सेकंड पे पॉजिटिव आता हाँ, तो क्या कहेंगे कि इफ प्रोटॉन was transferred, if proton was transferred, तो 1 पे कौन सा चार्ज आ जाता, सोचो प्रोटॉन कम हो गए तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज आता। और अगर हाँ प्रोटॉन ट्रांसफर किया गया तो 2 पे क्या आ जाता, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? पॉजिटिव क्योंकि 2 पर प्रोटॉन ज्यादा हो जाता और तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम। ज्यादा हो जाते हैं, बोलो ठीक। कम हो जाते हाँ, अच्छा अब हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखना, क्या लिखेंगे जनरली या प्रैक्टिकली भी कह लो, प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू another object, टू another object। मैंने कहा कि जनरली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू another ऑब्जेक्ट। इट इज very tough, it is very tough या difficult to transfer
protons from one object to another. ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो। जनरली या प्रैक्टिकली भी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। देखो मैंने ये नहीं कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल, क्या कहा? इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर प्रोटॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसीलिए मैंने जब तुमको डिस्कस किया था तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाया था, न कि प्रोटॉन का। हाँ, ऐसे समझने के लिए प्रोटॉन का ट्रांसफर डिस्कस कर लिया, लेकिन एक्चुअल में यही पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। बोलो बात समझ में आई क्या? अब ये भी मैं तुम्हें, हाँ, अब ये भी मैं तुम्हारे लिए एज अ होम असाइनमेंट छोड़ता हूँ, ठीक है ना? होम असाइनमेंट कि ऐसा क्यों है, फिर डिस्कस करेंगे वाई, ऐसा क्यों है। ये खुद से सोचना कि भाई ऐसा क्यों है कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलो खैर, तो ये हमने पहली प्रॉपर्टी की बात करी कि जो चार्ज है वो ट्रांसफरेबल है, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच ट्रांसफर होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कि चार्ज, अच्छा देखो मैं एक चीज बताऊं कि मैं तुमको उसी सीक्वेंस में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जिस सीक्वेंस में मैं तुम्हें नोट्स दूंगा, ताकि तुम चीजों को कंपेयर कर सको आसानी से, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, चार्जेस हैव मास। क्या हो गया? चार्जेस हैव मास। तो देखो चार्जेस हैव मास, तो चार्ज किसके पास होता है? चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पास। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो देखो मास क्या बोला गया कि दुनिया का, यूनिवर्स का कोई भी पार्टिकल हो उसमें मास जरूर होगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही क्या हैं? पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना? ऑफ यूनिवर्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों ही क्या हैं? पार्टिकल्स ऑफ यूनिवर्स। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के पास भी क्या होना चाहिए? मास। तो चूंकि पार्टिकल्स ऑफ यूनिवर्स हैं, हेंस बोथ हैव मास ऑल्सो। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ऐसे हैं जिनके पास मास तो है ही है, साथ ही साथ क्या है? चार्ज। मतलब चार्ज और मास दोनों ही है, ठीक। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, हालांकि याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आएगा अगर कुछ इस तरह का, तो इनके मासेस दिए रहेंगे तुम्हें। बोलो ठीक है? बट फिर भी मैं ऐसे ही नॉलेज के लिए बता, हाँ, ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि इनके पास मास होता है, ठीक है ना? और जो इसका क्या कहते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है ना, वो है तुम्हारा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। बोलो ठीक है क्या? कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का होता है शायद 1.6, या मैं कंफर्म नहीं हूं इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, मुझे याद नहीं इस समय। लेकिन जो पावर होती है वो -27 किलोग्राम होती है। ये चेक कर लेना कितना होता है, जैसा मैंने कहा कि याद है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बहुत जरूरी नहीं है। अब ध्यान से देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों के पावर्स में कंपैरिजन करो, ठीक है ना? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास प्रोटॉन से, ठीक है ना, लगभग 10,000 गुना कम होता है। देखो इसकी पावर कितनी है? 27, और इसकी पावर कितनी है? हाँ 31, यानी 10⁻⁻4 टाइम्स हल्का है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लाइट, वेरी वेरी लाइट in comparison to proton, in comparison to proton. Hence mathematically mass of electron
is neglected एक सेकंड हॉट कैसे is neglected mass of electron, हाँ, in comparison to mass of proton। और ऐसा होता है बेटा कि जब भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली कंसीडर नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर किया जाता है, मास ऑफ प्रोटॉन। जैसे इसका एक एग्जांपल देखें, जब आप केमिस्ट्री में एटॉमिक मास वगैरह पढ़ते होगे, ठीक है, तो वो जो मास देखा जाता है केवल और केवल किसका कंसीडर करते हैं, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का कंसीडर नहीं करते हैं। बोलो ठीक है क्या? ऐसे ही एक थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, तो देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है ना, तो चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, जैसे कंजर्व की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो कंजर्व की मीनिंग क्या है कि भाई कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्व बोलते हैं। बोलो ठीक है क्या? तो कहने का मतलब कि जैसे मास कंजर्व है पूरे यूनिवर्स में, ऐसे ही चार्ज भी क्या है, कंजर्व है। बोलो ठीक। चार्ज इज कंजर्व्ड मींस कि चार्ज कैन नॉट डीके ऑब्लिक ग्रोज विद टाइम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने पढ़ा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो वो है, या जो प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव में, वो है। ऐसा नहीं है कि विद टाइम वो चार्ज कम होने लगे या विद टाइम वो चार्ज क्या हो, ज्यादा होने लगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड है, ठीक। ऐसे ही फोर्थ क्या है, ठीक है ना, तो देखो फोर्थ क्या है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखो क्वांटाइज्ड कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसलिए मैं दोनों लिख दे रहा हूं। अब अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ चार्ज ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या ऐसा है, सोच के बताओ। इज इट पॉसिबल टू हैव अ चार्ज ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या ऐसा हो सकता है? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेंगे ना। नहीं बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। अब मैंने तुमसे क्या पूछा कि क्या पॉसिबल है चार्ज 1 इंटू 10⁻⁻19, तुम खुद से चलो सोचो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मान लो तुमसे कहा जाए कि वन, ध्यान से देखना जो बोलेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज है कि नहीं है? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 कूलम चार्ज, बड़ा ही सिंपल मैथ, हाँ, 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लिए, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। अरे बोलो है क्या? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ठीक है तो बताओ 1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लिए होगा, तो क्या कहेंगे कि 1 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बोलो है कि नहीं? ये कैंसिल हो गया। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कितने आए, n इज इक्वल टू 1/1.6। ये जो भी आंसर आए
ये बताओ कि ये आंसर फ्रैक्शन में आएगा या इंटीजर में आएगा? फ्रैक्शन में। गुड। तो ये आंसर 5/8 किसमें? आएगा। हाँ, कितना आएगा बेटा? ये फ्रैक्शन में आएगा। 5/8 अब हाँ बेटा, फ्रैक्शन में। बिल्कुल सही बात। अब यहीं पे ये बात आती है, भाई फ्रैक्शन, एक बात बताओ, तुम कॉमन सेंस से क्या, कितने बोला तुमने? 5/8? 5/8। ठीक है, 5/8। एक बात बताओ, क्या 5/8 इलेक्ट्रॉन्स तुम पा सकते हो? नहीं। बड़े लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका कोई मैथ वो टेक्निकल नहीं है, लॉजिकल। क्या 5/8 इलेक्ट्रॉन्स पा सकते हो? नहीं पा सकते हो, क्यों? अरे तुम्हें इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा ना। मेरी बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्वांटाइजेशन की मीनिंग समझा रहा हूं। क्वांटाइजेशन की मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीजर नंबर्स में होंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन, दो, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोल रहा हूं तो प्रोटॉन ऑटोमेटिक कंसीडर कर लो कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं तुम बोल सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 2.8 इलेक्ट्रॉन, 3.2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कह सकते। यानी कि चार्ज क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या है कि चार्ज इज, और ध्यान से सुनना, इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ n इंटू ई। अब ध्यान से देखो, वेयर n एनी इंटीजर वैल्यू, और ई क्या है? तो ई है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। मेरी बात को समझ में आई मैंने क्या बताया क्वांटाइजेशन में? कि जो चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के मैग्नीट्यूड के इंटीजर मल्टीपल में होगा। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। जैसे मैं एक और एग्जांपल की तुमसे बात करूं, इज इट पॉसिबल टू हैव अ चार्ज ऑफ 8.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम? सोच के बताओ। 8.5 इसका भी इंटू 10। निकालना ही पड़ेगा। हाँ तो निकाल के सोच के बताओ, 1 मिनट टाइम लो, सोच के बताओ कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है? सर सर 5.4 समथिंग आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर। हाँ, हाँ नहीं, अब ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ये चार्ज के लिए, तो तुमने क्या बोला? एन की वैल्यू कितनी आ गई? 5.4 इलेक्ट्रॉन। 5.4। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन। अब तुम खुद से सोच के बताओ, जैसा मैंने क्वांटाइजेशन में समझाया, क्या 5.4 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। इलेक्ट्रॉन या तो 5 होंगे, या 4 होंगे, या 6 होंगे। इसी तरह से प्रोटॉन या तो 5 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे। पॉइंट में, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते भाई, जाहिर सी बात है। 5.4 कहने का मतलब कि तुम 5 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन तो पूरे ले लो, और बाकी 0.4 इलेक्ट्रॉन लो, या 0.4 प्रोटॉन लो। तो क्या प्रोटॉन को तोड़ के तुम 0.4 या 0.4 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ले सकते हो क्या? नहीं। तो जब ये पॉसिबल नहीं है, और ध्यान से देखो, यहां भी मैंने बोला है कि n क्या है? एनी इंटीजर। तो क्या यहाँ पे n इंटीजर आया क्या? नहीं, n इंटीजर। डेसिमल आया। हाँ, डेसिमल में। यानी कि ये चार्ज क्या है? नॉट पॉसिबल। बोलो, बात समझ में आई क्या? ऐसे ही मैं अगर मान लो तुमसे पूछूं कि 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, बताओ पॉसिबल है कि नहीं?
सोच के बताओ। यस सर, पॉसिबल है। पॉसिबल है, Six क्यों? क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ रही है क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ, यानी अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हो तो हम ये चार्ज पा सकते हैं, सॉरी ये चार्ज पा सकते हैं। इसका मतलब कि ये चार्ज हमारे लिए पॉसिबल है। तो अब क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, क्या हुआ? आ गया। हाँ, तो अब ध्यान से देखो, जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाते हैं तो डेटा देने के लिए हम तुमको चार्ज की कोई भी वैल्यू देते। हो सकता था कि मैं तुमको कभी कोई न्यूमेरिकल दूं प्रैक्टिस के लिए और उसमें चार्ज दे दूं 8.5 इंटू 10⁻⁻19। तो देखो, मैथमेटिक्स परफॉर्म करने के लिए ये तो हमारे लिए सिर्फ डेटा है, तो तुम सॉल्व भी कर सकते हो, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है, बताओ? ये वाला नहीं। चार्ज। हाँ, तो याद रखना कि मैथमेटिकली मैं भले दे दूं या कहीं बुक्स में तुम पाओ कोई तुमको एग्जांपल दे, तो ठीक है, मैथमेटिक्स है भाई, हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ऐसे ही प्रैक्टिकली क्या ये वाला चार्ज पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकली ये वाला चार्ज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। वॉल्यूम टीजर में बोलो, क्या ये बात समझ में आई? आ गई। हाँ चलो, अब हम ऐसे ही कुछ और बातें करते हैं चार्ज पे, कि हाउ टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। हाउ टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? इसका बड़ा ही सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक छोटा सा चीज है जो तुमने किया होगा बचपन में, या सभी लोग करते हैं, कि जैसे तुम कंघी लेते हो और अपने ड्राई बालों पे रगड़ देते हो और फिर उस कंघी को तुम छोटे छोटे कागज के टुकड़े पे करो तो वो चिपकने लगते हैं कि नहीं? कभी किया क्या ऐसा? और चार्ज इसमें आ जाता है। हाँ, तो ये कहते हैं कि कंघी पे चार्ज आ गया। बोलो, बात समझ में आई क्या? तो बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करता हाँ अच्छा, ये चीज सिर्फ कंघी से नहीं, तुम्हारे पास अगर तुम्हारी प्लास्टिक की पेन हो, जो तुम्हारे हाथ में पेन हो, अगर वो मान लो प्लास्टिक की, उसमें मेटल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? प्लास्टिक की पेन है, वो भी लो और अपने ड्राई हेयर पे ऐसे रगड़ो और फिर तुम छोटे छोटे कागज के टुकड़े करो तो वो भी अट्रैक्ट होगा। तो ऐसा क्यों है, समझते हैं जरा सा। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कई सारे मेथड्स हैं हाउ टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट, तो उसमें सबसे पहला मेथड की बात कर रहे हैं हम, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब क्या है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड, ये देखते हैं, ठीक है ना? चलो, है। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और ये नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग समझते हो क्या? हाँ Means those objects which conduct electricity. हाँ, गुड गुड। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हमने लिया? और यह इलेक्ट्रॉन हाँ, नॉन बिना कंडक्टर हो गया। कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। अब इसके पीछे रीजन है कि क्यों नॉन कंडक्टिंग ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी समझ लो कि नॉन कंडक्टिंग ले रहे हैं। फिर कंडक्टिंग लेते तो क्या होता वो भी डिस्कस करेंगे। ये नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट ले लिया, और ये मान लो कि जैसे जो मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ तो उसी हिसाब से बात करते हैं कि ये किसी के सिर का बाल है, ऐसे समझ लो, ऐसे ऐसे। अब हमने इसको क्या किया, और ये मान लो हेयर, जो हम करते हैं उसी की बात एग्जांपल लेके करते हैं, ये हेयर। तो हमने इस पर क्या किया, इसको रब किया। तो रब करने के बाद एक्चुअल में क्या होता है, ये भी और इनिशियली दोनों ही न्यूट्रल हैं। ये जो बाल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ये भी न्यूट्रल, और ये जो ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया ये भी न्यूट्रल। और आफ्टर रबिंग ये भी क्या हो गया, चार्ज, और ये भी क्या हो गया, चार्ज। तुम कहोगे कि अरे सर मेरे ऊपर तो चार्ज आ गया, हमें पता ही नहीं चला। वो रीजन उसके पीछे है कि भाई वो इतना कम चार्ज होता है कि हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, अदरवाइज चार्ज हमारे बालों पे भी आ जाता है। अब ये नहीं मालूम कि इस पे कौन सा चार्ज है और इस पे कौन सा चार्ज है, यानी ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है और ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। बट ये कॉमन सेंस है कि अगर इस पे पॉजिटिव तो ये निगेटिव, अगर इस पे निगेटिव तो ये पॉजिटिव। अब क्यों होता है जरा समझते हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा, ठीक है ना, पार्ट की बात करूं, ये ऐसे छोटा सा पार्ट लिया मैंने और उसको डिटेल में देख रहे हैं, देखो ऐसे, ये छोटा सा मैंने पार्ट लिया जिसको कि हेयर पे रब किया गया, और अब इसको डिटेल में देख रहे हैं।
तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे एटम होगा और एटम ऐसे होगा, फिर एक एटम ये रहा, तो अंदर क्या है इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और बाहर क्या है इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं बोलो, बोलो क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, तो अब जब हमने इसको हेयर पे रब किया ना, तो ड्यू टू फ्रिक्शन कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है ट्रांसफर होके किसके पास चले जाएं, हेयर पे, हेयर के पास। हेयर के पास चले जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि हेयर के कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके ऑब्जेक्ट के पास आ जाएं। वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट और हेयर के बीच के कॉम्बिनेशन पे। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो अब तुम खुद से सोचो कि अगर हम ये सिनेरियो की बात करें कि ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फ्रिक्शन, भाई फ्रिक्शन क्या चीज है, चीजों को अपने साथ चिपका लेता है, यही तो करता है फ्रिक्शन, ठीक है ना? तो मान लो अगर फ्रिक्शन के कारण जब रब किया गया तो ड्यू टू फ्रिक्शन कुछ इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर होकर हेयर के पास चले आए, तो बताओ ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके हेयर के पास चले गए, तो भाई जाहिर सी बात है इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का हाँ, और इलेक्ट्रॉन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। नेगेटिव। तो सोचो चार्ज हो गया कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और हेयर पे क्या आ गया, पॉजिटिव। निगेटिव, ठीक है। नेगेटिव। हाँ, ऐसे ही हो सकता है कि हेयर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए किस पे, ऑब्जेक्ट पे, तो हेयर से अगर ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन किस पे, ऑब्जेक्ट पे, तो हेयर पे कौन सा चार्ज, ऑब्जेक्ट पे हाँ, तो हेयर पे आ जाएगा पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा निगेटिव। नेगेटिव। हाँ, तो समझ में आया कि ये फ्रिक्शन के कारण चार्जिंग कैसे हुई, क्योंकि देखो लिख भी रहा हूं, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन it is possible that electrons are transferred from one object to another. Hence, objects gain charge. समझ में आया कि फ्रिक्शन के कारण ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे गेन करेंगे, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट से चार्ज, और अच्छा कौन सा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। याद करो मैंने तुम्हें असाइनमेंट भी दिया है ये पता करने के लिए कि भाई इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा है, बोलो ठीक है क्या? तो ये तुम पता करना, नहीं तो कल डिस्कस करेंगे। खैर, तो इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होगा। अब हमारा डिस्कशन इस बात पे नहीं है कि किससे किस पे ट्रांसफर हो रहा है, तो जब ट्रांसफर हो जाएगा चार्ज तो जाहिर सी बात है एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसी को हम बोलते क्या है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। क्योंकि चार्ज आने का मतलब कि भाई जाहिर सी बात है एक पे पॉजिटिव आ जाए दूसरे पर नेगेटिव आ जाए, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा क्या है, चार्जिंग करने का दूसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब चलो भाई देखते हैं कि चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या चीज है, ठीक है ना। चलो देखो, अच्छा एक चीज और, यहां मैंने ये क्यों कहा कि ये ऑब्जेक्ट नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, सोच के बताओ, क्या नॉन कंडक्टिंग होगा तो चार्ज नहीं आएगा, सोचो पहले। नहीं वो नहीं है। जैसे 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 कंडक्टिंग होता है तो उसमें वो नहीं ध्यान, ऑलरेडी अलाउ करता है चार्ज को फ्लो करने को ना। नहीं सुनो ध्यान से, जैसे मान लो मैंने तुम्हें भी एक एग्जांपल दिया कि तुम कंघी ले लो, अपने ड्राई हेयर में रब करो, और फिर कंघी को तुम स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाओ, तो वो पीस ऑफ पेपर तुम्हारे कंघी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तुम्हें दिखेगा भी, करके देख सकते हो। अब तुम ऐसे ही दूसरा प्रैक्टिकल करो कि कोई मेटल ले लो, ठीक है ना, कोई मेटल की पेन हो या कुछ भी ले लो, मेटल ले लो, उसको अपने ड्राई हेयर में रब करो,
और फिर उसको पीस ऑफ पेपर की तरफ लेके जाओ, तो वो पीस ऑफ पेपर उस मेटल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो भाई यहां भी तो तुमने रब किया और यहां भी फ्रिक्शन था, तो फिर नॉन कंडक्टिंग के केस में चार्ज दिखने लगा और कंडक्टिंग के केस में चार्ज नहीं दिखा। उसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है। ऐसा नहीं है कि कंडक्टिंग के केस में चार्ज नहीं आया और नॉन कंडक्टिंग के केस में चार्ज आ गया, आया दोनों में, लेकिन वो प्रॉपर्टी नॉन कंडक्टिंग में दिखी, कंडक्टिंग में नहीं दिखी। उसके पीछे रीजन क्या है? देखो, जब तुम कंघी को अपने हाथ से पकड़ते हो और रब करते हो, तो बेसिकली कंघी पे चार्ज आ गया, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव। लेकिन चूंकि वो कंघी क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, इसलिए वो चार्ज फ्लो करके तुम्हारे बॉडी में नहीं आया, वो चार्ज कंघी पर ही रह गया। ठीक है ना? और जब तुमने उस कंघी को पीस ऑफ पेपर के पास लेके गए तो तुम्हें वो चार्ज प्रॉपर्टी दिखने लगी। कैसे दिखी? कि भाई वो पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो गया। लेकिन अगर यही काम तुम कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट से करो, तो रब करने के बाद कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट पर भी चार्ज आएगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। लेकिन चूंकि वो कंडक्टिंग है और तुमने अपने हाथ से उसको पकड़ के रखा हुआ है, और तुम, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कंडक्टिंग होती है, तो इसलिए जो उस ऑब्जेक्ट, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट पर चार्ज आया था, वो फ्लो करके तुम्हारे बॉडी में आ गया। मेरी बात समझ में आई क्या कहा मैंने? तो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट का चार्ज फ्लो करके बॉडी में आ गया, उस पे चार्ज बचा ही नहीं, इसलिए वो चार्ज प्रॉपर्टी शो नहीं करता है और वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आई मैंने जो बोला? क्लियर हुआ? तो याद रखना कि कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों ही ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज को जनरेट करते हैं। लेकिन चूंकि नॉन कंडक्टिंग में चार्ज मूव नहीं कर सकता, इसलिए वो उस पर रुक जाता है और परमानेंटली हमें प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन कंडक्टिंग में क्या है, चार्ज फ्लो करके हमारे बॉडी में आ जाएगा, तो उस पर चार्ज बचा ही नहीं। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? तुम ये चीज को, यस सर, क्लियर है। हाँ, ये चीज प्रैक्टिकली करके चेक कर लेना, एक बार कंघी से और एक बार किसी मेटल से, तो तुम्हें दिखेगा कि कंघी कागज को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन वो जो पीस ऑफ पेपर है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, खैर। नहीं होगा। हाँ, अब दूसरी बात करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या चीज है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये एक कोई रैंडम ऑब्जेक्ट है, रैंडम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे एक वायर ले लिया, ये देखो ऑब्जेक्ट, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट ले लो तो ज्यादा बेटर दिखेगा भी। कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने वायर के थ्रू अर्थ कर दिया, तो ये क्या है, वायर, और ये क्या है, अर्थ। बोलो ठीक। और इनिशियली ये क्या है, न्यूट्रल। इनिशियली क्या है, न्यूट्रल है। ऐसे ये हमने एक सेटअप बनाया। अब मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट लेके आ रहा हूं, किसी भी शेप का हो सकता है, मैं रॉड शेप का ले रहा हूं, तो ये जरूरी नहीं कि वो रॉड शेप का हो। मैंने ये ऑब्जेक्ट लाया और मान लो कि ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज माइनस 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 दिख रहा है, ठीक है ना? अब मैं इसको इसके पास लेकर आ गया, नियर। बोलो क्लियर? अब तुम खुद से सोचो कि इस रॉड पे, ठीक है ना, चार्ज रॉड है ये क्या है, चार्ज रॉड, और मैं इसको एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेकर आया हूं और ये ऑब्जेक्ट कंडक्टिंग है। अब तुम खुद से सोचो, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे न्यूट्रल है। अब तुम सोचो कि जब मैं इसको इसके पास लेकर आऊंगा, तो नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव, पॉजिटिव को। पॉजिटिव को, और रिपेल किसको करता है, निगेटिव को। नेगेटिव को। तो सोचो जब ये इसके पास आएगा, तो इस हिस्से में, इस हिस्से में पॉजिटिव चार्ज आएंगे या नहीं आएंगे? डाउन रहेगा। आएगा। और इस हिस्से में कौन से चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव। निगेटिव। क्लियर हुआ कैसे? क्योंकि ये रॉड पे नेगेटिव हाँ। चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को जब हम इसके पास लाएंगे
तो इस हिस्से में पॉजिटिव और इस हिस्से में निगेटिव। अब चूंकि, अब ध्यान से देखना, चूंकि ये किससे कनेक्टेड है, वायर से और अर्थ, तो ये सारे नेगेटिव चार्ज फ्लो करके कहां चले जाएंगे, अर्थ पे। ये सारे, हाँ, ये सारे नेगेटिव चार्ज फ्लो करके कहां चले गए, अर्थ में। तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऐसा दिखेगा हमें, ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई क्या? आफ्टर सम, नेगेटिव चार्ज तो अर्थ में चले गए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां चला गया, अर्थ में। तो बताओ इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या चार्ज बचा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि, हाँ, यानी कि मैंने ये मान लो ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2, तो देखो ऑब्जेक्ट 1 चार्ज्ड था और ऑब्जेक्ट 2 क्या था, न्यूट्रल था। लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट 2 को अब क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। और ये ऑब्जेक्ट 2 को मैंने जो पॉजिटिवली चार्ज किया, क्या ऑब्जेक्ट 1 इस ऑब्जेक्ट 2 के कांटेक्ट में आया था क्या, सोच के बताओ। ऑब्जेक्ट 1 क्या ऑब्जेक्ट 2 के कांटेक्ट में आया था? नहीं, कांटेक्ट में नहीं आया था, नियर था, थोड़ा सा गैपिंग तो थी ही दोनों में, कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसी में एक डिस्टेंस पे थे, हाँ, एक डिस्टेंस पे था, कांटेक्ट में नहीं था। तो विदाउट हैविंग डायरेक्ट कांटेक्ट हमने ऑब्जेक्ट 2 को, जो पहले न्यूट्रल था, उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं, इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग बोलते हैं। और अब देखो ये ऑब्जेक्ट 2 पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे ही अगर मान लो कि ये रॉड पॉजिटिव चार्ज होता, अगर रॉड पे क्या होता, पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ इस पे कौन सा चार्ज आ जाता, ऑब्जेक्ट 2 पे तो इस पे निगेटिव आ जाता और इसके साइड में पूरा पॉजिटिव हो जाता। पॉजिटिव हो जाता। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ, हो गए। हाँ, ठीक है ना। तो चलो, तो ये हमने बात कर ली कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे चार्ज दे सकते हैं या फिर कैसे चार्ज नहीं दे सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? अब मैं तुमसे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, हाँ, अब मैं तुमसे छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछूंगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। चलो पहला, एक ऑब्जेक्ट है 1 और एक ऑब्जेक्ट है 2, ठीक है ना। दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, मतलब सेम है बिल्कुल देखने में, ठीक है ना। बस दोनों में फर्क क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे निगेटिव चार्ज। दोनों ही बिल्कुल आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल, ठीक है ना। बस दोनों में फर्क क्या है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि डिस्कस, या ऐसे मान लो इसका मास m1 और इसका मास m2, तो ऑप्शन बताना है तुम्हें, m1 ग्रेटर देन m2, दूसरा ऑप्शन m1 लेस देन m2, और तीसरा ऑप्शन m1 इक्वल टू m2। बताओ तीनों में क्या होगा अगर दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं, बस एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन, सोच के बताओ। इक्वल होगा। सोचो, इक्वल नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। क्यों नहीं हो, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, ध्यान से, सेकंड ऑप्शन। कैसे, सुनो ध्यान से देखो। समझते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट 1 है, सॉल्यूशन की बात कर ले हम। मान लो ये ऑब्जेक्ट 1 था और ये क्या था, ऑब्जेक्ट 2 था। तो दोनों ही क्या है, बोथ आर आइडेंटिकल।
बोथ आर आइडेंटिकल। तो जब आइडेंटिकल हैं एंड इनिशियली न्यूट्रल, मान लो हम ये भी कह दे रहे हैं एंड इनिशियली न्यूट्रल, तो एक बात बताओ, इसका मास अगर m1 और इसका मास m2, तो खुद से सोचो जब आइडेंटिकल है और न्यूट्रल हैं तो m1 बराबर m2 होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस पे इस m1 पे कौन सा चार्ज दिए हैं, पॉजिटिव है। सोचो अगर m1 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो m1 में इलेक्ट्रॉन बढ़ा कि घटा, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो बताओ m1 पे इलेक्ट्रॉन घटा या बढ़ा, कम हुआ। इलेक्ट्रॉन घटा, इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। अरे बोलो बात समझ में आई क्या। और अगर m2 पे पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब बताओ 2 पे इलेक्ट्रॉन घटा या बढ़ा, बढ़ा। बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स के पास मास होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। भाई इलेक्ट्रॉन्स हैज मास विद इट। तो तुम खुद से सोचो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन घटा ना, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन घटा होगा उस हिसाब से मास भी तो घटा होगा कि नहीं घटा होगा। हाँ, कम हुआ होगा। हाँ, और m2 पे निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज का मतलब कि भाई m2 पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया। तो जब m2 पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो जब m2 पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया तो जितना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया होगा उतने इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा मास आया होगा कि नहीं आया होगा, आया होगा। तो तुम खुद से सोचो m1 m2 में क्या रिलेशन होना चाहिए, m1 लेस देन m2। बात समझ में आई क्या। तो यानी अगर मैं तुमसे पूछूं कि दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अगर हैं और दोनों चार्ज हैं, डिफरेंट चार्ज है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो भारी कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। निगेटिव वाला। निगेटिव वाला हैवी होगा और पॉजिटिव वाला क्या होगा, लाइट ऑब्जेक्ट होगा। रीजन समझ में आया क्यों, राइट होगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब क्योंकि कि इलेक्ट्रॉन हाँ, उसमें कम है और हाँ, मास। कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर देयर नेगेटिव चार्ज के लिए, और एंड व्हेन देयर आर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देन ऑब्वियसली देयर आर सम एक्स्ट्रा मासेस एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स। तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव चार्ज वाला भारी और पॉजिटिव चार्ज वाला हल्का होगा। बात समझ में आई क्या। हाँ, ऐसे ही मान लो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये एक मान लो सोप बबल है, ऐसे ये क्या है, सोप बबल, ठीक है ना। और इस सोप बबल पे मैं निगेटिव चार्ज दे दूं, इस सोप बबल पे मैंने क्या किया, निगेटिव चार्ज दे दिया। तो बताओ सोप बबल का साइज, साइज ऑफ सोप बबल, पहला इंक्रीजेज, डिक्रीजेज या रिमेन्स सेम, सोच के बताओ। अगर ये सोप बबल इंक्रीजेस। था, हाँ क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो तो इसका मतलब उसका मास भी ज्यादा हो जाएगा। तो मास से क्या मतलब है बताओ। अच्छा, तो, अच्छा अगर मान लो कि मैं प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज दे दूं तो क्या होगा। तो डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, अगर बोलो। अगर पॉजिटिव रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा तो साइज छोटी हो जाएगी। नहीं बेटा, ध्यान से सुनो, देखो ये मान लो सोप बबल, अब इसका रेडियस वगैरह जो भी रहा हो, मान लो मैंने कहा आर इनिशियली, अब मैंने कोई चार्ज दे दिया इसे, अभी मान लो मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो भाई सब पे निगेटिव निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा पूरे जगह पे, बोलो। अगर मैं दूंगा तो क्या आ जाएगा सब पे निगेटिव, तो ये सारे निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे।
और जब ये सारे नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो तुम खुद से सोच के बताओ कि सोप बबल का रेडियस अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बढ़ मान जाएगा जब मान लो ये आर, रिपेल तो, करेंगे। तो यानी आर ग्रेटर देन आर होगा कि नहीं होगा। रीजन समझ में आया यस कि नहीं। अरे सारे चार्जेस रिपेल करेंगे, हाँ रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, दूर भागने की कोशिश करेंगे तो और रेडियस बढ़ दूर जाएगा। जाएंगे तो बबल का साइज बढ़ जाएगा। हाँ, ऐसे ही मान लो अगर मैं ये कहता कि ये सोप बबल जिसका रेडियस आर और मैंने अब दे दिया पॉजिटिव चार्ज, क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। अरे तो खुद से सोचो सब पे पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। ये पूरे जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अरे तो पॉजिटिव भी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, तो जब पॉजिटिव भी एक हाँ दूसरे को तो फिर रिपेल करेंगे तो भी तो सेम सिचुएशन आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज दें चाहे नेगेटिव चार्ज दें, रिपेल करना है, और रिपेल करना है तो सोप बबल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या। हो गया। ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना है, और जो 2 वर्क मैंने दिए हुए हैं मतलब वो बस तुमको R&D करनी है, गूगल में सर्च करो या खुद का लॉजिक लगाओ, दोनों का आंसर सोच के आना, और कल फिर इसी टाइम 10 बजे क्लास को शुरू करेंगे। और मैं देखता हूँ बाय इवनिंग वगैरह जब भी मैं तुम्हें लेक्चर, देखो मैं 2 तरीके के नोट्स भेजूंगा, एक तो जो मैंने पढ़ाया है ये व्हाइट बोर्ड वाला, इसका भी PDF सेंड करूंगा, और एक नोट्स बकायदे हैं, तो जिस दिन जितना पढ़ाऊंगा उतने नोट्स तुमको सेंड कर दूंगा। तो ये जो मैं व्हाइट बोर्ड क्लास वाला है भेजूंगा वो तुम्हारे रेफरेंस पर्पज के लिए होगा, और जो दूसरा वाला भेजूंगा वो तुम्हारा खुद के लिए नोट्स होगा, वो चाहो तो प्रिंट निकाल के वहीं से पढ़ लो या लिख के अपनी कॉपी में खुद के नोट्स बना लो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ तो चलो आज के लिए इतना है, और अब कल फिर से 10 बजे क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, ओके चलो।